गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन चैप्टर 4 का पार्ट 5 करेंगे। हम जो है कैश बुक देख रहे थे। कैश बुक में हमने पढ़ा कि किस तरह से कैश बुक रखी जाती है, और उसके अंदर हमने दो कैश बुक, आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ ली थी। और सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने पढ़ा था कि किस तरह से व्यापारी केवल और केवल नगद के लेन देनों को लिखता है। डबल कॉलम कैश बुक में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से व्यापारी कैश के साथ साथ बैंक को भी रखता है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक से होते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया था कि किस तरह से व्यापारी सिंगल कॉलम कैश बुक रखता है, डबल कॉलम कैश बुक यानी कि द्विस्तंभीय रोकड़ बही रखता है, जिसके अंदर हमने देखा था कि बैंक के सभी लेन देनों का लेखा हम कैश बुक में करते हैं, कैश के साथ साथ बैंक में भी। उसमें क्या था, उसमें कैश कॉलम के साथ साथ एक बैंक का कॉलम भी था, इसलिए वो द्विस्तंभीय यानी कि दो कॉलम हो गए, इसलिए वो द्विस्तंभीय रोकड़ बही कहला रही थी। और उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि विपरीत प्रविष्टियां। हमने कहा था वे प्रविष्टियां जिनसे एक ही प्रविष्टि में बैंक तथा कैश दोनों ही इफेक्ट हो, और ऐसी एंट्रियां जो कि एक एंट्री दोनों तरफ आए, यानी डेबिट साइड में आए, क्रेडिट यानी कि कैश में भी आया बैंक में भी, तो वे क्या कहलाती थी, कॉन्ट्रा एंट्रियां, जिसको हम सी से नॉमिनेट करते थे। और हमने कहा था मोस्ट ऑफ हमारे पास दो ट्रांजेक्शन होते हैं कॉन्ट्रा एंट्री के लिए, या तो हम बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं या हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। इन दोनों ही स्थितियों में विपरीत प्रविष्टियां होती थी, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री होती थी। आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारे पास त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, जिसको हम कहते हैं थ्री कॉलम कैश बुक। क्या होती है, आपकी बुक में ये नहीं दे रखा है, काफी किताबों में नहीं दे रखा होगा। इसके अंदर ये होता है कि हमने जैसे कैश बुक बनाया था, हमने दो कॉलम कैश बुक बनाया था इस तरीके से, जो हमारे पास कैश और बैंक का कॉलम था, इसके पास ही डिस्काउंट का कॉलम भी लगा दिया जाता है, इसलिए इसको थ्री कॉलम कैश बुक कहते हैं। क्या करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को हमने माल बेचा या किसी प्रकार का डिस्काउंट दिया है, तो वो डिस्काउंट वाला अमाउंट, जैसे किसी से अगर पैसे मिले हैं मुझे, मान लीजिए हमने उसको माल बेचा था 5,000 रुपए में, हमने उसको माल बेचा था 5,000, और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्ण भुगतान में हमें उससे जो है 4,900 रुपए प्राप्त हो रहे, ठीक है, कैश द्वारा हमें 4,900 रुपए प्राप्त हो, तो हम यहाँ लिखेंगे जिससे भी मिल रहा है रामश्याम मोहन से, और क्या लिखेंगे, यहाँ तो लिखेंगे 49,000, और जो डिस्काउंट के 100 रुपए हो रहे हैं वो हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि डिस्काउंट वाला अमाउंट हम कहाँ लिख देंगे, डिस्काउंट के कॉलम में। क्योंकि इसका कोई शेष नहीं निकलता, इसके हम जोड़ भी नहीं लगाते, क्योंकि डिस्काउंट का कोई बैलेंस निकालेंगे, ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे पास इतना डिस्काउंट था, इतना ही देना था या इतना ही लेना था, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। तो इसलिए सामान्यतः बहुत कम किताबों में, कुछ किताबों में दे रखी होती है थ्री कॉलम कैश, और कुछ किताबों में नहीं दे रखी होती। लेकिन हमें जानकारी के लिए हमें पढ़ना है कि थ्री कॉलम कैश बुक होती है, जिसके अंदर कैश और बैंक के साथ साथ क्या होता है, डिस्काउंट का कॉलम भी होता है, और उसके अंदर जो हम डिस्काउंट देते हैं वो हम यहाँ पर डेबिट साइड लिखते हैं, और जो डिस्काउंट मिलेगा वो हम क्रेडिट। मिलेगा कब, जब हम किसी को भुगतान करेंगे तो हमें अगला व्यक्ति डिस्काउंट देगा। तो आपसे ये सवाल भी पूछा जाता है, कैश बुक के किस साइड हम डिस्काउंट देंगे, तो इसके डेबिट साइड में, और जब हम डिस्काउंट लेंगे यानी हमें वो मिलेगा तो वो उसके क्रेडिट साइड में। ऐसे ही अगर हमें कोई 5,000 रुपये मांगता था और हमने उसको 4800 रुपये दिए, तो हमें डिस्काउंट प्राप्त हो, हम भुगतान या करेंगे बाय जिसको भी हम दे रहे, वहाँ कैश में लिखेंगे 4,800 और डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे 200 रुपये। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपके यहाँ आपकी बुक में इसका कोई प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो लेकिन मैंने आपको समझा दिया। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है इस महीने में व्यापारी कैश बैंक के कॉलम के साथ साथ बट्टे यानी डिस्काउंट का कॉलम भी बनाता है, और ये कह रहा है इस कॉलम में व्यापारी द्वारा बट्टे देने तथा बट्टे प्राप्त करने पर लेखा किया जाता है। मैंने आपको दोनों ही चीजें बता दी यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरह से हम डिस्काउंट देंगे, जब हमें लोगों से राशि मिलेगी तो हम डिस्काउंट देंगे, और जब हम लोगों को भुगतान करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। इसको अपोजिट मत कर देना। फिर क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है प्राप्त करने पर लेखा किया, लेकिन बट्टे के कॉलम की ना तो जोड़ लगाई जाती है और ना ही इसका शेष निकाला जाता है, यानी कि हम डिस्काउंट के कॉलम की ना तो जोड़ करते हैं ना ही इसका बैलेंस निकालते हैं कि भाई किसी का बैलेंसिंग फिगर कितना आया, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है मुख्यतः। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट आपकी बुक में दे रखा है खुदरा रोकड़ बही, या जिसको हम कह सकते हैं फुटकर रोकड़ बही, इंग्लिश में पेटी कैश बुक कहते हैं इसको। क्या होती है, नाम से पता
फुटकर, यानी जितने भी आपके व्यापारिक संस्थान होते हैं बड़े, कहीं ना कहीं इनमें छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं। वे खर्चे जो कि उनके मुख्य रूप से उनके व्यापार के इंक्लूडिंग है, तो व्यापार के पर्पज से ही, लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं करते छोटे मोटे। जैसे कोई गैस आ गया, आपने नमकीन मंगा दी, अपनी चाय मंगा दी। अब आप इन छोटे मोटे खर्चों को अगर आप अपने सीए को, आपके बड़े कैशियर को दोगे तो वो भी परेशान होगा। इतनी बड़े में ट्रांजेक्शन लिख रहा है और छोटे बीच में आ गई कि 50 रुपए की चाय मंगाई, 20 रुपए का नमकीन मंगाए, इस तरीके से। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मोस्ट ऑफ, या जो मैनेज कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, एक अलग से एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं, या मोस्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि हमारे जो उसके अंडर में जो काम कर रहा होता है उसको वो क्या करता है, इसके लिए हमें खुदरा रोकड़िया रख लेते हैं, यानी कि जो मैन कैशियर होगा हमारा, वो अपने नीचे काम करने वाले एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा, या उसको बोल देगा कि भाई आप जो है इन छोटे मोटे खर्चों का हिसाब रखोगे। हम इसको लैंग्वेज में तो इस तरीके से कहेंगे कि वो उसको एक अलग से खुदरा रोकड़िया अपॉइंट करता है। इस तरीके से वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को कुछ पैसे एडवांस दे देगा, और वो महीने भर में जितनी भी छोटी मोटी चीजें आई, जितने भी छोटे मोटे खर्चे, उसका हिसाब रखकर जो आपका मैन कैशियर है प्रमुख रोकड़िए को दे देगा कि भाई आपने मुझे इतने रुपए दिए थे और उसमें से इतने रुपए खर्च हो गए। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो खर्चे होते हैं वो अग्रिम राशि प्राप्त होने पर होते हैं। किस पर होता है, अग्रिम राशि। अग्रिम राशि यानी कि उसको एडवांस दिए उसने, ये ले भाई ये 2000 रुपए, और अब जो छोटा मोटा खर्चा होगा उसका आप मुझे क्या दे देना, हिसाब दे देना कि आपके इसमें से कितने रुपए खर्च हो गए। तो यहाँ पर अमाउंट भी मोस्ट ऑफ निश्चित, वो क्या करेगा, हर महीने आपको पता है कि नियर बाय 2000 के आसपास खर्च होते हैं छोटे मोटे खर्चे, तो क्या करेगा, हर महीने उसको 2000 रुपए एडवांस दे देगा। तो ये जो आपकी है खुदरा रोकड़ बही, यह मुख्यतः अग्रिम राशि प्रदान करने पर डिपेंड करती है, उसी के आधार पर बनाई जाती है। आओ उसको पढ़ते हैं। कह रहा छोटे छोटे या फुटकर खर्चे हेतु बनाई गई बही जिसके लिए अलग से रोकड़िया को नियुक्त किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, खुदरा रोकड़िया। खुदरा रोकड़ बही बनाएगा, इसलिए ये फुटकर रोकड़िया भी कह सकते हैं। लेकिन अब खुदरा रोकड़िया देखो पेश भी अग्रिम, यानी कि उसको एडवांस देते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि हमारे जो सहयोगी कर्मचारी है, ठीक है, मान लीजिए आपका ऑफिस है और उसमें कोई ना कोई आता रहता है या छोटा मोटा खर्चा होता है, तो आप क्या करोगे, अपने जो सहयोगी कर्मचारी इसको 500 रुपये ये लो भैया, आप ही 500 रुपये ले लो, ठीक है। फिर क्या होगा, कोई भी हो, पेन लाओ, पेंसिल लाओ, या कुछ फोटो कॉपी कराना हो, कोई आ गया तो उसके लिए कुछ चाय मंगानी हो, तो वो ऐसे तो नहीं करेगा कि आपके ऑनर ने या आपके प्रिंसिपल ने उनको कहा कि आप जाइए 2 चाय लेके जाइए, कि साहब पहले पैसे दो। इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती, तो ऐसी चीज़ें क्रिएट ना हो, इसलिए क्या करते हैं, उनको पहले ही एडवांस दे देते हैं कि आप एडवांस रखिए और जितने छोटे मोटे खर्चे आपसे करवाए जाए आप उसको कीजिए, फिर आपको लास्ट में क्या देना है, हिसाब। और उस हिसाब में जितने कम पड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को 2000 रुपये एडवांस दिए, जो हमारा खुदरा रोकड़िया है, ठीक है, उसने कहा कि आपके जो है पूरे महीने के 1850 रुपये खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए, 1850। अब उसके पास 150 रुपये बचे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वापस इस बैलेंस को 2000 तक ले आएगा। वो व्यक्ति जितने खर्च हुए उतने रुपए वो कहेगा ये लो आपके 1850 रुपए, यानी कि अब आपके पास कितने रुपए हैं, 2000 रुपए, यानी कि वापस बैलेंस उतना ही ले आएंगे। जितने रुपए आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि जितने रुपए खर्च होंगे उतने उसको वापस दे दिए जाएंगे, ताकि उसके पास जो एडवांस राशि थी वो एडवांस ही रहे। देखो ये कह रहा है जिसके लिए अलग से रोकड़िया की नियुक्ति की जाती है, खुदरा रोकड़िया पेश की अग्रिम प्राप्ति के आधार पर काम करता है। हमने कहा हमने उसको 2000 रुपए क्या दिए, एडवांस दिए, तो इसको ही आपकी हिंदी में कहते हैं पेश की अग्रिम प्राप्त या एडवांस राशि, ठीक है। ये कह रहा है उसको एक निश्चित राशि हमने कहा हमने उसको 2000 रुपए दिए और उसने 2000 में से जितने खर्च कर दिए हमने उतने और दे दिए, तो उसके वापस 2000 रुपए हो गए। तो देखो निश्चित राशि हो गई, निश्चित राशि और निश्चित अवधि के प्रारंभ में दी जाती है। हमने कहा हर महीने के शुरू में, आप हर एक महीने का एंड कर लोगे तो एंड के बाद महीना क्या होगा, शुरू ही होगा, तो हर महीने के अंत में या आपके हर महीने के शुरू में, आप दोनों वर्ड काम में ले सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, खुदरा रोकड़ कोई मैनेज की जाती है, जिसके अंदर हम छोटे मोटे खर्चों का हिसाब रखते हैं
और मुख्यतः बड़ी संस्थाएं जो भी होती है वे मैन यानी प्रमुख रोकड़िया अपने अंडर में एक खुदरा रोकड़िया अपॉइंट करता है जो कि इन सभी छोटे मोटे खर्चों का हिसाब रखता है। आपके देखिए फॉर्मेट बना हुआ है जिसके अंदर हमने कहा एडवांस राशि, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राप्त राशि कितनी, अगर 2000 दी तो 2000 ये लिखेगा रोकड़ प्राप्त, सिर्फ केवल प्राप्त राशि ही यहाँ आएगी बाकी जितना भी खर्चा होगा वो सब इस साइड आएगा, क्योंकि हम उसी फॉर्मेट पे काम करते हैं कैश मिलेगा, क्योंकि अब इसको दोबारा पैसा मिलना ही नहीं है, एक ही बार मिलना है, इसलिए यहाँ पर एक ही कॉलम से काम चल जाएगा कि प्राप्त राशि 2000, तिथि हम डेट दे देंगे, विवरण किसके लिए खर्च किया, जैसे यहाँ सबसे पहले हमको रोकड़ प्राप्त होता है इसलिए हमने लिख दिया रोकड़िया प्राप्त या प्राप्ति, कितने रुपए 2000 रुपए, कितनी तारीख को 1 तारीख को, ये हमको एडवांस मिला, इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखते हैं रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं रिसीव अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, आपका इनवॉइस नंबर, ठीक है, टोटल पेमेंट जो भी अमाउंट होता है आपका, यहाँ लिखते हैं भुगतानों का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेमेंट लिखते हैं, ठीक है, डाक व्यय, परिवहन व्यय सभी को पता है, इसको लिखते हैं आपका डाक व्यय, पोस्टेज, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी और विविध व्यय को इंग्लिश में कहते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, यानी ये आपका फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपको प्राप्त राशि यहाँ दिखाते हैं आप, उसके बाद आपके जितने भी खर्चे होते हैं आप इसमें नाम लिखते जाते हैं, बीजक नंबर अगर आपको क्वेश्चन में दे रखे होते हैं तो आप लिखते और उस पर की गई खर्च राशि को भी आप दिखाते, और किसके लिए खर्च किया, हमने कहा हम हर एक ऐसे खर्चे जो बार बार रिपीट होते हैं उसका तो हम कॉलम बना लेंगे, जैसे डाक व्यय अगर आपने ज्यादा आपका कोई ऐसा काम है जहाँ आपको बार बार चीजें पोस्ट करके या बाहर भेजनी पड़ती है, चाहे जैसे मान लीजिए आपको किसी की रिपोर्ट भेजनी पड़ती है या आपको किसी को डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं, कोई स्टेटमेंट भेजना पड़ता है, अगर आपके इस तरह के कोई भी काम है तो आप बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए डाक व्यय, परिवहन व्यय, मोस्ट ऑफ अगर आपको माल मंगाना या कहीं जाना पड़ता है तो वो हो जाता है स्टेशनरी, रबड़ पेंसिल जो भी आता है और बार बार चीजें काम में आ रही है तो हम उसमें लिख देते, और भी ऐसे कई तरह के खर्चे होंगे जो हम रूटीन में रिपीट होते हैं उनका तो हम पर्टिकुलर कॉलम बना लेंगे, और ऐसे खर्चे जो कभी कभार होते हैं हमारे व्यापार में उसके लिए हम विविध कॉलम बना लेंगे, एक बार ही हुआ साल में एक ही बार हुआ तो हम उसको यहाँ पर लिख देंगे, और विविध व्यय के अंदर यानी कि सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर हम उसको शो कर देंगे। तो आज तक हमने कैश बुक के जितने भी टाइप्स है वो पढ़ लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो अन्य सहायक बहिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, आप इसके क्वेश्चन करना आपको इजी समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।